शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहन देना, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने, अक्षय ऊर्जा सहित अन्य विकास, ऊर्जा क्षेत्र में कर्मचारी कल्याण एवं विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं और इसको देखते हुए ही कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान करते हुए सभी सेवाओं में पदोन्नति के लिए नीचे के पद पर अनुभव अथवा कुल सेवा अवधि का निर्धारण अनुभव वांछित होता है। ऐसे वांछित अनुभव पूरा नहीं होने के कारण अनेक सेवाओं में पदोन्नति के पद रिक्त रह जाते हैं, जिससे राजकार्य एवं कार्मिकों को पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ये शीतलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शीतलन नहीं लिया है। परीक्षाधीन कार्मिक परीक्षा काल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इनके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। शासन सचिवालय सेवा मंत्रालय कर्मचारी संवर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सेवा नियम 1954 में संशोधन आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार वरिष्ठ उप शासन सचिव एवं उप शासन सचिव पदों के लिए निर्धारित अनुपात 13-10 के स्थान पर 16-10 संशोधन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग में कृषि विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ीकरण एवं कृषि विस्तार सेवाओं के पदोन्नति के और अधिक अवसर देने हेतु वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित किया गया है। इसे अब सेवा नियमों में शामिल नहीं किया जा सकता था। अब मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक लेवल 5 को पदोन्नति के अवसर देने के लिए सर्जित वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक लेवल 10 के पद पर का पे लेवल राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षण वेतन नियम 2017 में सम्मिलित किया जा रहा है। पशुपालन विभाग में पशुपालन अधीन नस्ल सेवा में पशुधन सहायक के परिवर्तन पदनाम पशुधन निरीक्षक लेवल 8 और पशु चिकित्सा सहायक लेवल 10 में परिवर्तन पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी एवं सूचना सहायक सूचना राजस्थान बनवा के लिए किया गया है। अब अनुकंपा में भी हमने शीतलता दी गई है। इसमें पुलिस आयुक्त जोधपुर के अधीन महत्वपूर्ण हेड कांस्टेबल श्री भगाराम दिनांक 17/10/2021 को सड़क दुर्घटना में वो कोमा में चले गए, किंतु उनका स्थायी पूर्ण दिव्यांगता प्रमाण पत्र 19/1/2024 को जारी किया जा सका था। तब तक उसकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम का समय शेष रहा था। श्री भगाराम के आश्रित पुत्र श्री ओम प्रकाश को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने के लिए राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रित की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 2023 में वांछित शेष 5 वर्ष की सेवा अवधि में शीतलता प्रदान करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। यह शीतलता अपवादित प्रकरण मानते हुए दी जा रही है। कुछ
हमारी सेवा नियमों में और संशोधन किए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं कैरियर एडवांस स्कीम CCA के तहत उनकी पदोन्नति को लेकर UGC द्वारा समय समय पर विनियम जारी किए जाते हैं। UGC विनियमों के अनुरूप CCA संबंधी प्रावधान राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा 1986 में शामिल किए जाते हैं और UGC विनियम 2018 में तृतीय संशोधन में शिक्षकों के CCA हेतु रिफ्रेशर अथवा ओरिएंटेशन कोर्स करने की छूट 31 दिसंबर 2023 तक एवं चतुर्थ संशोधन 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 में महाविद्यालय शिक्षकों को UGC विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन के अनुरूप प्रावधान में शामिल होने के कारण बहुत से हमारे शिक्षक कैरियर एडवांस स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति से वंचित रह जाते थे। राज्य सरकार ने अब UGC विनियम 2018 के तृतीय एवं चतुर्थ संशोधन को इन सेवाओं नियमों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा में प्राध्यापक कृषि के पद पर सीधी भर्ती हेतु योग्यता में अब ICAR के स्थान पर UGC से मान्यता प्राप्त डिग्री को मान्य किया गया है। इसी प्रकार NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त BEd को ही मान्य किया गया है। इसके लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में संशोधन का आज अनुमोदन किया गया है। जल संसाधन विभाग में राजस्थान अभियांत्रिक शिक्षा अधीनस्थ सेवा सिंचाई शाखा नियम 1967 में पटवारी पद की शैक्षणिक योग्यता भर्ती हेतु स्कीम व परीक्षा पाठ्यक्रमों को राजस्व नियम के पटवारी के समान ही की जाएगी। कुछ हमने महाविद्यालय और का नाम नामकरण किया गया है, जो कई भामाशाह है हमारे जिन्होंने सहयोग किया है, कोई हमारे महापुरुष है, कोई शहीद है, उनके नाम नामांकन भी हम किए गए हैं इस कैबिनेट की मीटिंग में। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसिया जिला जोधपुर का नामांकन 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद और मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित शहीद गोरख राम के नाम पर करने की स्वीकृति आज कैबिनेट ने दे दी गई है। ये महाविद्यालय अब शहीद गोरख राम वीर चक्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओसिया के नाम से जाना जाएगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोड़ रायसिंह नगर का नामकरण राजकीय श्री गुरु जम्बेश्वर कन्या महाविद्यालय बुड्ढा जोड़ रायसिंह नगर करने की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार सीकर जिले में राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर का नामांकन मोदी सन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर किया गया है। मोदी सन चैरिटेबल ट्रस्ट बम्बई द्वारा इस महाविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के साथ साथ भवन निर्माण का कार्य भी राज्य सरकार को करा के राज्य सरकार को सुपुर्द किया गया है। दानदाता के सम्मान व अन्य दानदाताओं को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से इस महाविद्यालय का नामांकन मोदी सन राजकीय महाविद्यालय फतेहपुर करने की कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। मैं सम्मान्य जोगाराम जी से निवेदन करूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हम सब हिंदू संस्कृति से भली भांति परिचित हैं, आए हैं। हम उसी का एक अंग हैं। सदियों से हम इसी को मानते आए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और सावन का पहला सोमवार देवों का देव महादेव को समर्पित होता है। मैं आप सबको सावन के प्रथम सोमवार की बधाई देता हूँ। सबके परिवार में, हमारे प्रदेश में और देश में
देवों के देव महादेव का अनुकंपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। और हम लोग सभी इसी में विश्वास करते हैं। गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से, इंद्रदेव की अनुकंपा से, उनकी मेहरबानी से बरसात भी काफ़ी अच्छी हुई है, आज ज़ोरदार हो रही है। पश्चिमी राजस्थान में आज बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, सारे बांध लबालब हुए हैं। इसके लिए भी देवों के देव महादेव, इंद्रदेव और आप लोग भी उसमें कहीं न कहीं भागीदार हैं। आप सबको बहुत बधाई और आपका धन्यवाद। सबसे पहला जो आज का मैं छोटा सा आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, जो आप सबके लिए काफ़ी गंभीरता से आप लेते हैं, प्रश्न भी अनेक पूछते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 पद है, 1 पद खाली है, 6 पद पे पूर्व में नियुक्त हमारे सदस्य कार्य कर रहे हैं। सरकार ने महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चल रहा, बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। चूँकि काम बढ़ गया है तो सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबे समय से सदस्य संख्या नहीं बढ़ी थी, इसीलिए जो वर्तमान में अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया है। और भविष्य में विधिवत कार्रवाई के उपरांत 7 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। और साथ ही साथ हमारे एक माननीय सदस्य जो बाबूलाल जी कटारा है, जिनके विरुद्ध कुछ आपराधिक कार्रवाई विचाराधीन है, जिससे आप सारे परिचित हैं, जेल में वगैरह वगैरह, उनके लिए भी सरकार ने नियमों के अनुसार आर्टिकल 316 में जो हमारी प्रक्रिया दी हुई है, उस प्रक्रिया के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु माननीय राष्ट्रपति तक की कार्रवाई हुई है। अब उसका अलग स्टे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है और हमें विश्वास है कि जो विधिवत कानून अनुसार कार्रवाई की है उसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी उसमें सहमति देंगे। हमारा जो प्रस्ताव है माननीय राज्यपाल महोदय से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से गया, उस पर अपना निर्णय देंगे तो शायद उनकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी। और वर्तमान में 7 की जगह 10 माननीय मेंबर कार्य करेंगे, तो ये कार्य विभाजन भी होगा, कार्य शीघ्रता से निपटाया भी जाएगा। और हमारा जो टारगेट है आने वाले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में, हमने अपना पूरे कार्यकाल के दौरान 4 लाख नौकरियों का, और इस साल 1 लाख नौकरी का जहाँ 70,000 के लगभग हम पहुँच गए हैं, उसमें भी सहायता मिलेगी। मित्रों, दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है रोजगार। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए घोटाले के अनुरूप रोजगार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक सरकारें भविष्य में कितनी रोजगार की जरूरत पड़ेगी इसका आंकलन सेवानिवृत्ति के आधार पर करते हैं। 2025 में कितना सेवानिवृत्त होंगे, 2026 में कितना सेवानिवृत्त होंगे, और इसके 50% की विज्ञप्ति निकालते हैं, भर्ती करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ये मानना है कि क्यों ना हम आकलन पहले ही कर लें, 2025 में कितना होगा, 2026 में कितना होगा, 2027 में कितनी वैकेंसी, कितने लोग सेवानिवृत्त होंगे, उनका आकलन करके 100% वैकेंसी पहले ही निकाल दें, ताकि आने वाले समय में हमारे जो बेरोजगार नौजवान भाई बहन हैं उनको ये पता लगे कि मुझे इस विभाग में इतनी वैकेंसी भविष्य में आने वाली है। जैसा हमने इस वर्ष भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है, उसी अनुरूप हम भविष्य में जो भी हमारा सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी होंगे उसके अगेंस्ट में 100% वैकेंसी की घोषणा करेंगे, 50%, और उसी अनुरूप हमारी भर्ती भी हम लाएंगे। और इसके अनुसार नियमों में जो 50% का नियम है उसमें संशोधन करके 100% करने का प्रावधान करेंगे। तीसरा हमारा आप सबसे भी संबंधित है और महत्वपूर्ण विषय है टाउनशिप पॉलिसी। चूँकि टाउनशिप पॉलिसी 2010 पहले से पूर्ववर्ती सरकार के दौरान कार्यकाल में आई थी, चल रही थी, अनेक सुझाव आए, अनेक सार्वजनिक डिफिकल्टियाँ आई और अनेक व्यक्तिगत डिफिकल्टियाँ भी आई।
उसके आधार पर टाउनशिप पॉलिसी 2024 लाई गई, जिससे आप काफ़ी हद तक परिचित हैं, परंतु उसका अनुमोदन आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की अध्यक्षता हुई मंत्रिमंडलीय समिति में किया गया है। इसमें जो मोटे मोटे प्रावधान है कि टाउनशिप पॉलिसी पब्लिक हित में हो, क्रियान्वित पूरी हो, पारदर्शी हो, चाहे उपभोक्ता है या कॉलोनी टाउनशिप काटने वाला व्यक्ति है, डेवलपर है, कॉलोनाइजर है, इन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो इसमें मुख्य बिंदु है वो है इसकी क्रियान्विति। क्रियान्विति कैसे होगी, निगरानी कैसे होगी, समीक्षा कैसे हेतु, इस हेतु पूर्व में राज्य स्तरीय कोई कमेटी नहीं थी, निगरानी समिति नहीं थी। अब राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी और वो बराबर इसकी निगरानी करती रहेगी। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो टाउनशिप पॉलिसी में 7% जो टोटल एरिया है उसका 7% जो है वो पार्क और खेल मैदान के लिए रिजर्व रहेगा। 7% टोटल जो एरिया है टाउन, कोई किसी ने पर्टिकुलर टाउन काट दिया, अपनी कोई अपनी आवासीय कॉलोनी काट दी, तो उसका 7% जो है वो हमारे खेल मैदान, पार्क, जिसको हम पब्लिक यूटिलिटी के लिए कहते हैं, वो रिजर्व रहेगा। और 8% क्षेत्र 8 सुविधा क्षेत्र, पार्क भी आते हैं, अन्य कोई सुविधा क्षेत्र जिसको आते हैं, वो उसके लिए रिजर्व रहेगा। ये मैंडेटरी कर दिया है और ये सब आम जन की सुविधा के लिए रहेगा। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, पूर्णतः सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वो ये कार्य जो कर रहा है, टाउनशिप कॉलोनी जो काट रहा है, कॉलोनी काट रहा है, उसमें 5 वर्ष की अवधि के दौरान मेंटेनेंस की उसकी जिम्मेवारी होगी। साथ ही साथ RWA को जो हस्तांतरण किए जाने वाला है उसका 2.5% भूखंड रहन रहेंगे। रहन का तात्पर्य है कि उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब वो उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, अन्यथा उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा, उसको वो सभी बेनिफिट नहीं मिलेगा और उसके जो 2.5% जो भूखंड है वो सरकार के पास रहन रहेंगे। इसके साथ ही हमने इसमें ये प्रावधान किया है क्योंकि ये जनहित जैसी सरकार है, अंत्योदय में विश्वास करने वाली सरकार है, जो सबसे पीछे पंक्ति में खड़ा हमारा सामान्य परिवार उसमें करती है। इसलिए इसमें 5% हिस्सा उन श्रमिकों के लिए रिजर्व रहेगा जो आसपास के बड़े कॉलोनीज आई हुई है, फैक्ट्रीज आई हुई है, उद्योग आए हुए हैं, और उनको रिजर्व रखने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, LIG है, इसमें भूखंडों का रिजर्वेशन किया जाएगा कि जो निम्न श्रेणी के परिवार है। ये मोटे मोटे इसीलिए रखे गए हैं कि टाउनशिप पॉलिसी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी हो, खाली बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े होल्डर लगाने वालों के लिए नहीं, ये मध्यम वर्ग के लिए, सामान्य परिवार के लिए भी हो, उनके हितों की सुरक्षा के लिए हो। साथ ही साथ इसमें ये भी प्रावधान रखे गए हैं कि जो हमारा बफर जोन रहेगा आसपास में, नदी, नाले, तालाब, कुआं, बावड़ी, इनके लिए भी न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र रहेगा। मान लो एक मैं कोई कॉलोनी काट रहा हूँ और बहुत पुरानी कोई बावड़ी आई हुई है, कोई तालाब आया पौराणिक है, तो उसको हम रिजर्व रखेंगे, उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो उसके लिए नहीं होगा, वो रिजर्व रहेगा। ऐसी स्थिति में न्यूनतम बफर जोन आरक्षित करने का भी है। सेक्टर रोड है, कॉमर्शियल पॉलिसी तर्ज पर विकास है, ये सब भी रहेगा। और राजस्थान लैंड पूलिंग 2016 के जो नियम बनाए गए हमारे, वो राजस्थान लैंड पूलिंग 2016 के नियमों को भी उनको पालना करनी पड़ेगी ताकि उन दोनों में विरोधाभास नहीं हो और लैंड जितनी जरूरत है उतनी लैंड रिजर्व रह जावे। इसके साथ ही साथ हमारा एक संयुक्त उद्यम से संबंध में भी आज मंत्रिमंडलीय समिति में गहनता से विचार होने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि जो हमारे भविष्य में आने वाले विकास के आयाम हैं, सोलर प्लांट लग रहे हैं, गैस उद्योग के प्लांट लग रहे हैं,
राजस्थान बिजली में 2027 तक आत्मनिर्भर होने जा रहा है। 2027 तक कोशिश 2027 तक उन किसानों को दिन में बिजली देंगे, कोशिश करेंगे 2026 में हो जावे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करें, और इसीलिए हमारी 3 कंपनियां इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अक्षय ऊर्जा परियोजना, गेल इंडिया लिमिटेड, इनके साथ एक निश्चित हिस्सा राशि तक का, जैसे इंद्रप्रस्थ के लिए 74-26% का है, 500 सोलर पार्क क्षमता के परियोजना के स्थापित किए जाएंगे, 2000 करोड़ का निवेश होगा। तो हमारा भी हिस्सेदारी लो, हमको भी उसमें मिले, राजस्थान का हित सुरक्षित रहे। इसी तरह अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है जो ऑल इंडिया लिमिटेड एवं RUB के मध्य जॉइंट वेंचर बनाई जाएगी। ये उपक्रम 1000 मेगावाट सौर उत्पादन करेगा, 200 मेगा पवन ऊर्जा से लाएगा, और इसमें करीब 50% की हिस्सेदारी हमारी और उनकी रहेगी। तीसरा गेल इंडिया लिमिटेड जो हमारा है, वो भी उसमें भी 50% हिस्सेदारी रहेगी। ये 227 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादित करेगा। इस तरह हमारा ये जो मेगावाट के है, ये करीब 42,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही राजस्थान को सौर ऊर्जा के साथ ही इन उद्योगों से भी जो हमको बिजली उत्पादन में सहायता मिलेगी, उसके साथ हमारी हिस्सेदारी रहेगी। इसके अलावा विशेष रूप से आज ये भी हमने निवेदन किया है कि हमारा स्वायत्त शासन विभाग जो है, उन्होंने भूमि आवंटन के कुछ निर्णय लिए हैं, और इसके साथ ही ऊर्जा से संबंधित हमारा राजस्थान जो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है, ये 2023 में हमने लाई थी, उसका भी आज अनुमोदन हुआ है। ये ऊर्जा नीति एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो पहले हमने 13 पॉलिसी लाई थी और 2 पॉलिसियों का आज अनुमोदन किया गया है। इसमें राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट था के तहत 1000 मेगावाट या उससे अधिक अक्षय ऊर्जा या ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए MOU किए गए थे, और इनमें से अक्षय ऊर्जा निगम भूमि पंजीयन आवश्यक शुल्क जमा कराए जाने पर राजस्व विभाग को परियोजना हेतु भूमि प्रावधानों के तहत सेट अपार्ट के नियम बनाए गए, उसके आज अप्रूवल किया गया। साथ ही साथ सेट अपार्ट में 1/3 क्षेत्रफल भूमि के लिए 3 वर्ष के अंदर कम से कम 1/3 क्षेत्रफल भूमि CRC से बाकी भूमि का 7 से 9 वर्ष के लिए अवधि रखी गई है। और ये सभी इसीलिए किया गया है कि हमारा ग्रीन एनर्जी, अक्षय ऊर्जा, गैस आधारित, इन सब के आधार पर हम आत्मनिर्भर बन सकें। और इसीलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक में इतने महत्वपूर्ण निर्णयों पर निर्णय लिया गया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा मंत्रिमंडल के सभी साथियों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि राजस्थान के सर्वांगीण विकास में ये सरकार रात और दिन लगी हुई है, और हमारा जो बेरोजगार नौजवान भाई बहन है उसका विशेष ध्यान रख के राजस्थान सक्षम और विकसित प्रदेश बने, इसके लिए हम रात दिन लगे हुए। धन्यवाद। अभी और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।